नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम डिस्टोकिया की हैंडलिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि डिस्टोकिया को कैसे हम सही करेंगे, डिस्टोकिया की स्थिति को किस प्रकार से सही करते हैं। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो हम उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो जनरल एग्जामिनेशन है मदर का, वो करते हैं। और फिर उसके जो जनन अंगों की है उसकी स्पेसिफिक जांच की जाती है कि जनन अंगों में हम देखते हैं कि भाई जो जनन नाल है उसमें प्रॉपर स्पेस है या कोई टॉर्सन की स्थिति बनी हुई है। उन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात फिटनेस की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है फिटनेस की स्थिति, कि फिटनेस की स्थिति सही है या नहीं है। जब फिटनेस की स्थिति को सही करने के लिए हम एक जो कल देखी थी एक प्रक्रिया है जिसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि फिटनेस की जो एबनॉर्मल पोजीशन, असामान्य जो स्थिति है, उसको सामान्य स्थिति में परिवर्तन करने को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और इसमें हमने देखा था कि ये तीन प्रक्रियाएं हमने देखी कि एक तो रिपल्सन, दूसरा है रोटेशन और तीसरा है वर्जन। रिपल्सन यानी वापस पुश करना, धकेलना अंदर, ताकि यदि कोई एक्सट्रीमिटी उसकी मुड़ी हुई है तो उसको हम खींच के वापस से सही कर सकें। दूसरा रोटेशन, रोटेशन में हम उसकी पोजीशन ठीक करते हैं। उसकी पोजीशन यदि डॉर्सोसेक्रल, वेंट्रोसेक्रल पोजीशन है या लेटरोसेक्रल पोजीशन है, उसको घुमाकर हम किस में लाते हैं, डॉर्सोसेक्रल पोजीशन में लाते हैं। तो रोटेशन यानी घुमाना। और वर्जन, वर्जन का मतलब है यदि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या वर्टिकल प्रेजेंटेशन फिटनेस की है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत लाते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्जन। तो ये हमने कल तीनों के बारे में चर्चा की थी। अगला फिर क्या करते हैं हम, जब फिटनेस की स्थिति ठीक हो जाती है और जनन नाल का रास्ता सही है, तब अब हमें क्या करना है, अब उसको खींचकर बाहर निकालना है, यानी फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन। तो दूसरी प्रक्रिया हमें फिर क्या अपनानी है, फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन। फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन, जोर लगाकर खींचना। तो जब हमने म्यूटेशन कर दिया, उसकी स्थिति को सही कर दिया, हमने फिटनेस की पोजीशन, प्रेजेंटेशन एंड पोस्चर को सही कर दिया है, उसके बाद में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जोर लगाकर खींचना होता है। क्योंकि डिस्टोकिया के कारण क्या होता है, बार बार यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने से यूट्रस की जो मांसपेशियां वो थक जाती हैं और बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती, इसलिए आपको ही फिर क्या होता है, उसको खींचकर बाहर निकालना होता है। तो जब म्यूटेशन की क्रिया हमने कर दी, उसकी स्थिति को सही कर दिया, फिटनेस की स्थिति को, उसके बाद में हम उसको जोड़ लगाकर उसको खींच लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रस्सी की सहायता की, चैन की सहायता ले सकते हैं हम, या ऑब्स्टेक्टिकल हुक होता है उसकी सहायता से हम पकड़कर उसको खींच सकते हैं। ठीक है, देन अगर म्यूटेशन और फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, फिटनेस क्या है, ओवर साइज है, थोड़ा बड़ा है, तब हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिटोटोमी। यदि फिटनेस बड़ा है, जनन नाल का रास्ता थोड़ा संकरा है, तो ऐसी स्थिति में हम एक प्रक्रिया अपनाएंगे जिसका नाम है फिटोटोमी। इसमें क्या करते हैं कि फिटनेस को काट कर और बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यदि डिस्टोकिया काफ़ी लंबे समय हो गया, फिटनेस क्या हो गया, मृत हो गया, तो उस फिटनेस को छोटे उसके टुकड़े करके और उसको बाहर निकाला जाता है। टुकड़े करने से क्या होगा, उसकी जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, और साइज रिड्यूस होने से जो सक्रिय जनन नाल है उससे हम आसानी से उसको खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिटोटोमी का अर्थ क्या है, फिटस को काट कर बाहर निकालना। तो यदि फिटस क्या होता है, मृत अवस्था के अंदर होता है, तो उसको क्या है, हम उसके टुकड़े करके और बाहर उसको निकाल पाते हैं। ठीक है, फिटोटोमी ये दो प्रकार की होती है। पहली है परक्यूटेनियस फिटोटोमी, और दूसरी है सबक्यूटेनियस फिटोटोमी। परक्यूटेनियस फिटोटोमी और सबक्यूटेनियस फिटोटोमी। ठीक है, अब देखिए क्या इनके अंतर्गत करते हैं हम।
ये फीटस जनन नाल के भीतर है। और ये जो है इसकी साइज जो है वो थोड़ी ओवर साइज होने के कारण से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। जनन नाल का रास्ता तो है छोटा और फीटस की जो साइज है वो बड़ी होने की वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहा है और काफ़ी लंबे समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में फीटस क्या हो चुका है, मृत हो चुका है, मर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, फीटस को हम उसके काट कर उसके जो अंग हैं उनको हटाकर, जैसे जो उपांग है, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उनको काट कर और फिर उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है फिटोटोमी, एक तो है परक्यूटेनियस और एक होती है सबक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस फिटोटोमी में तो क्या करेंगे हम, जैसे ये टांग जो है वो काट दी हमने, तो एक तो क्या है कि तीन चीज़ें साथ में आ रही है, दोनों आगे वाली टांगें और सिर साथ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए आपको जनन नाल का रास्ता थोड़ा बड़ा चाहिएगा और एक टांग आपने काट के हटा दी और उसमें एक पैर, अगला पैर और सिर आ रहा है, तो उसमें थोड़ी साइज आपने रिड्यूस कर दी। तो ऐसी स्थिति में आप उसको इजीली खींच के बाहर निकाल पाएंगे। या दोनों टांगें आपने काट दी और सिर्फ सिर को आपने रस्सी डाल के या हुक की सहायता से खींच लिया, तो दो टांगों का जो स्पेस है वो कम होने की वजह से फीटस जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसमें करते हैं फिटोटोमी के में कि भाई जो उपांग है, एक्सट्रीमिटीज हैं, उनको काट कर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हैं, एक तो है सबक्यूटेनियस और परक्यूटेनियस। उसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके, ये जैसे मान लो पैर है, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट आ गया, ये नी जॉइंट है, ये इसका खुर है। अब परक्यूटेनियस के अंदर तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जहां से भी काटना है, जैसे इस एल्बो जॉइंट से काटना है, तो यहाँ से हम पूरा का पूरा इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा काट के अलग कर दिया जाता है। जबकि सबक्यूटेनियस फिटोटोमी में हम क्या करेंगे, पहले एक लंबा ऐसे चीरा लगाएंगे स्किन के अंदर और इस स्किन को सेपरेट करके और इस स्किन को इस प्रकार से अलग कर देंगे, इस पैर से हटा देंगे, स्किन को हटा देंगे और फिर उसके बाद में नीचे स्थित जो मांस और जो हड्डियां हैं उनको काट कर हटा दिया जाता है और ये स्किन का ये से फ्लैप सा है, ये बचा हुआ रह जाता है। ये जो स्किन का फ्लैप है ये खींचने के लिए, बाहर खींचने के लिए आवश्यक होता है, बाहर खींचने में ये सहायता करता है। ये स्किन का फ्लैप होता है, इससे पकड़कर हम उसको बाहर खींच पाते हैं। ठीक है, तो ये सबक्यूटेनियस फिटोटोमी में हम क्या करते हैं, स्किन जो है वो वहां पे छोड़ दी जाती है ताकि वो बाहर खींचने के अंदर आपको सहायक होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, परक्यूटेनियस फिटोटोमी और सबक्यूटेनियस फिटोटोमी। क्यों की जाती है फिटोटोमी, फीटस की जो ओवरऑल साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको घटाने के लिए फिटोटोमी की जाती है ताकि संकरी जनन नाल से उस फीटस को बाहर निकाला जा सके यदि फीटस ओवर साइज है। और ये सामान्यतः क्या मृत फीटस में ही करेंगे अपन, भाई जो उपांग है ये काट के तभी निकालेंगे जब फीटस कैसा हो, मृत अवस्था के अंदर हो। ठीक है, मृत अवस्था के अंदर इसको काट कर बाहर निकाला जा सकता है। तो ये तीसरा हम प्रयास ऐसे कर सकते हैं, यदि फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन से नहीं निकल रहा है तो हम क्या करते हैं, यदि फीटस ओवर साइज है तो उसको काट कर और उसको बाहर निकाल सकते हैं। और यदि इन सभी क्रियाओं से यदि हम फीटस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो जो लास्ट है कि भाई हम उसका क्या है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। सी सेक्शन जो है किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन है, उसके द्वारा हम उधर भाग के ऊपर कट लगा के फिर गर्भाशय को काट कर और हम शल्य चिकित्सा द्वारा उसको बाहर, फीटस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो सी सेक्शन की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये हम देखें। तो या तो एक तो क्या है कि फ्लैंक रीजन से हम कर सकते हैं, फ्लैंक रीजन से, फ्लैंक रीजन में दायां और बायां दोनों साइड से, और ये इस प्रकार से यहाँ पे फ्लैंक रीजन में भी पीछे की साइड में यहाँ पे लगा के लेप्रोटोमी करेंगे, हम इंसिजन लगाएंगे और फिर यहाँ से
जैसे ही हमने इसको इंसिजन लगाया यहाँ पे अंदर उधर गुहा में जाके और यूट्रस को इस साइड पे लाके वहाँ से काट कर फीटस को बाहर निकाल सकते हैं। तो या तो फ्लैंक रीजन से लेप्रोटोमी की जा सकती है या इस भाग के अंदर, जैसे बड़े पशुओं के अंदर सामान्य ये अप्रोच की जाती है, वेंट्रोलेटरल ऑब्लिक इंसिजन जो है ये यहाँ पे लगाया जाता है इस भाग के अंदर, ठीक है। जैसे ये मिल्क वैन है, उसके ऊपर थोड़ा सा इससे ऊपर ऐसे ऑब्लिक, थोड़ा सा ऑब्लिक इंसिजन जो है वो लगाया जाता है इसके ऊपर। या फिर हम जो है मिड लाइन, यानी जो मीडियन अप्रोच है वो अपना सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पे जो अम्बिलिकस है उसके बाद में यहाँ पे इस भाग के अंदर यहाँ इंसिजन लगा के और यहाँ से भी फीटस को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल अप्रोच है। फ्लैंक रीजन वो दाएं तरफ से बाएं तरफ से दोनों साइड से हम कर सकते हैं, या वेंट्रोलेटरल मीडियन जो है वेंट्रोलेटरल ऑब्लिक इंसिजन यहाँ पे इस साइड से कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल मीडियन जो है वो किया जा सकता है। तो ये 3 अप्रोचेज हम लगा सकते हैं सी सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है तो बड़े पशुओं में ये जो साइट है ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसी साइट को ज़्यादा चूज किया जाता है, इस साइड से ही बड़े पशुओं में किया जाता है। क्योंकि एक तो ये है कि फ्लैंक रीजन से हम जब करते हैं तो फीटस को उठाकर लाना पड़ता है इस भाग तक, गर्भाशय को यूट्रस को ऊपर उठाकर लिफ्ट करके इस साइड तक लाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, मीडियन ये जो अप्रोच अपनाते हैं इसमें क्या होता है कि जो बड़े पशुओं के अंदर उधर भाग के अंदर ज़्यादा जैसे रूमन का इनका वजन होने की वजह से टाँके टूटने का खतरा रहता है, तो ये अप्रोच भी हम कम अपनाते हैं। तो ज़्यादा अप्रोच कौन सी अपनाई जाती है, ये वेंट्रोलेटरल ऑब्लिक इंसिजन जो है वो इनमें यहाँ पे ये एस्पेक्ट जो है वो इनमें अपनाया जाता है। ये अप्रोच से ही सी सेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस अप्रोच से जब हम करते हैं तो सर्जरी के वही जो सामान्य सिद्धांतों की पालना करते हुए हम इन को आगे जो है अपनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ की जो साइट है वो प्रिपेयर की जाती है। साइट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले साबुन का झाग बनाते हुए इस भाग के जो बाल हैं वो हटाए जाते हैं, सेविंग की जाती है और फिर साबुन की सहायता से इसको अच्छी तरीके से इस भाग को साफ कर लिया जाता है। इतने भाग को हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद में इस भाग के ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो लगा दिया जाता है इस भाग के ऊपर। फिर दूसरा आता है, दूसरा जो प्रिंसिपल है कि यहाँ पे एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जैसे कि हम जानते हैं कि जो रूमिनेंट पशु हैं उनके अंदर हम सामान्यतः जो है वो लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा काम में लेते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे हम जो इन्वर्टेड एल ब्लॉक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इस भाग को हमें सुन करना है लोकल एनेस्थीसिया, तो इस भाग के अंदर यहाँ पे हर एक जो इंच है उसके ऊपर 1-1 ml यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको छोड़ते हुए और फिर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से इन्वर्टेड एल के रूप में हम यहाँ पे ये लोकल एनेस्थीसिया इसको लगा दिया जाता है। पशु को लेटरल रिकम्बेंसी में ले लिया जाता है, जो लेफ्ट भाग है उसको ऊपर रखते हुए लेटरल रिकम्बेंसी में ले लिया है, ठीक है। तो ये साइड प्रिपरेशन हो गई, एनेस्थीसिया हो गया। इसके बाद में इस भाग के अंदर हम इंसिजन लगाएंगे, चीरा लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्किन में इंसिजन लगाएंगे, देन इसके बाद में जो नीचे की मांसपेशियां हैं उधर भाग की मांसपेशियां हैं उनमें इंसिजन लगाते हैं। देन मांसपेशियों की जो परतें होती हैं दूसरी परत उस पर इंसिजन लगा के उसके बाद में ये नीचे जो पेरिटोनियम आती है उस पर भी छोटा सा निक लगा के और हम उधर गुहा में प्रवेश हो जाते हैं। इस भाग में आप फीटस को भी महसूस कर सकेंगे, गर्भाशय के अंदर फीटस होगा और गर्भाशय को इस स्थान पर लिया जाता है, ठीक है। ये जो इंसिजन है इसके द्वारा बाहर आपने खींचिए बाहर लेके आ गए और गर्भाशय की मुख्यतः ग्रेटर जो कर्वेचर होती है वहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस भाग के अंदर प्लेसेंटोम यानी जो कोटिलिडन कार्यकल्स वो नहीं होने चाहिए, उसको अवॉइड करते हुए हम इंसिजन लगाते हैं और अंदर से फीटस को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब इंसिजन हम लगाएं तब इस के अंदर जो उदर गुहा में यहाँ जो यूट्रस का फ्लूइड है वो नहीं चला जाए, इसके लिए हम यहाँ इसके चारों तरफ जो गॉज है उससे पैकिंग कर देते हैं ताकि अंदर जो है यूट्रस का जो फ्लूइड है वो अंदर उदर गुहा में न चला जाए और पेरिटोनाइटिस होने की जो खतरा होता है उसको हम कम करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं
इससे गॉज से पैकेजिंग कर देते हैं। फिर इस भाग से जो हमने गर्भाशय से फीटस को बाहर रिमूव कर लिया है, फीटस को हटा लिया है, इसके बाद में जो गर्भाशय का जो कट है उससे हम उस भाग को हम सिल देते हैं। यदि प्लेसेंटा साथ में आती है तो प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है, अन्यथा इसके अंदर रहने दिया जाता है। और इस भाग में हमने इंसिजन लगा देना है, जो गर्भाशय के ऊपर जो हमने कट लगाया है उसको हम सूचरिंग के द्वारा उसको बंद कर देते हैं। और सूचरिंग कौन सी की जाती है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कौन से सूचर लगाए जाते हैं? लैम्बर्ट सूचर। गर्भाशय के ऊपर कौन से सूचर लगाए जाते हैं? लैम्बर्ट सूचर। एक थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना आपको, गर्भाशय पे लैम्बर्ट सूचर। खोखले अंगों के ऊपर हमने पढ़ा है, खोखले अंगों में कौन सा सूचर पैटर्न अपनाया जाता है? लैम्बर्ट सूचर। तो कंटिन्यूअस लैम्बर्ट सूचर की सहायता से हमने इसको गर्भाशय को सिल दिया, इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब इसकी जो भित्ति है उसके अंदर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाए और इन्वोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो और प्लेसेंटा भी जल्दी से बाहर आ जाए, ठीक है। इसके बाद में इसको अंदर छोड़ दिया जाता है, उदर गुहा के अंदर हमने इसको छोड़ दिया। और उसके बाद में हम ये जो पैकेजिंग है वो रिमूव करके, और फिर जो उदर गुहा की मांसपेशियां हैं, पहली जो पेरिटोनियम और जो सबसे अंदर की मांसपेशी की परत है उसको साथ में लेते हुए हम एक कंटिन्यूस जो लॉक स्टिच सूचर पैटर्न के अंतर्गत यहाँ पे सूचरिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। फिर इसके ऊपर की जो मांसपेशियां हैं उनकी भी सूचरिंग कर दी जाती है, और फिर जो है स्किन जो है उसकी सूचरिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सी सेक्शन जो है वेंट्रोलैटरल जो एस्पेक्ट है, वेंट्रोलैटरल साइड से हमने जो सी सेक्शन किया है उसकी एक थोड़ी सी मैंने आपको रूपरेखा बनाई है। और इसमें आपको जो स्पेशली ध्यान रखना है कि एक तो साइड प्रिपरेशन, ठीक है, किस प्रकार से की जाती है और कैसे इसमें आपको असिस्ट करना है सी सेक्शन के अंतर्गत, वो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये डिस्टोकिया जब हो जाता है तो उसमें भाई लास्ट ये है कि ऑप्शन किसके द्वारा हमें बाहर निकालना है? सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। सी सेक्शन के द्वारा इसको हम फीटस को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं उधर के ऊपर इंसिजन लगा के, और सी सेक्शन द्वारा फीटस को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टोकिया में हमने देखा कि यदि फीटस की साइज जो है फीटस की जो स्थिति है वो यदि सही नहीं है तो हम म्यूटेशन प्रक्रिया के द्वारा उसकी स्थिति को सही करते हैं और फिर उसको फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन प्रक्रिया के बारे में देखा, रोटेशन, रिपल्सन, वर्जन, उनके द्वारा हमने उसकी स्थिति को सही किया, और जैसे उसकी कोई मान लो एक्सट्रीमिटी मुड़ी हुई थी या उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी, पोजीशन सही नहीं थी, तो उसको सही करते हैं हम, और उसके बाद में उसकी स्थिति को सही करने के बाद में उसको खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार क्या कि बड़ी ओवर साइज होती है, फीटस की साइज बड़ी होती है, जनन नाल का रास्ता संकड़ा होता है और फीटस मृत हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? फीटोटोमी कर सकते हैं, और फीटोटोमी के द्वारा उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको काट कर उनको बाहर निकाल दिया। तो अलग अलग टुकड़ों में हम उसको बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी, और साइज कम होने से हम उसको आसानी से खींच कर बाहर निकाल सकेंगे। और उससे भी अगर नहीं हो रहा है तब हम क्या करते हैं, ये उपाय है सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो इसकी एक तो आपको ध्यान रखना है साइड्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे हम चीरा लगा के इसको कर सकते हैं, और दूसरा इसके दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर प्रकाश आपको डाला है कि क्या क्या इसमें ध्यान जो है वो रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रसव के समय होने वाली असामान्यता थी डिस्टोकिया, उसके बारे में हमने उसके विभिन्न कारकों को समझा कि कौन कौन कारणों की वजह से ये डिस्टोकिया जो वो होता है, और साथ ही साथ उसको हम किस प्रकार से उसको सही कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये जो हमने चर्चा की वो सामान्यतः कि फीटस की स्थिति जो है वो सही नहीं होने की वजह से हमने जो
उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे माँ की वजह से होने वाले डिस्ट्रोफिया के कारणों में भी हमें एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो टर्म जो है वो डिस्कस करनी है यहाँ पे। एक तो है यूट्राइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है, नाम से जैसे स्पष्ट है, यूट्रस का इनर्ट हो जाना। यूट्रस का क्या हो जाना, इनर्ट हो जाना, अक्रिय हो जाना। यूट्रस का काम क्या है, प्रसव के समय उसकी मांसपेशियां संकुचन करेंगी और फीटस को बाहर निकालने में सहायता ये करती है। ठीक है, यूट्रस का, गर्भाशय का यही काम होता है भाई। जब प्रसव की क्रिया हो रही है तब उस समय फीटस की जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से, और फीटस जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमने प्रसव की प्रक्रिया पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि फीटस के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जाता है जिसको हम बोलते हैं फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, और इस रिफ्लेक्स एक्शन के तहत क्या होता है, हाइपोथैलेमस से और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या करवाता है, गर्भाशय की मांसपेशियां, जो ये इस गर्भाशय है इसकी मांसपेशियों में संकुचन कराता है। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होगा, और ये जब संकुचन होगा तो इसके फलस्वरूप जो फीटस है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। फीटस क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब कई बार क्या होगा, कुछ स्थितियों में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन या तो कम बन रहा है, या जो गर्भाशय की मांसपेशियां वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रति संवेदी नहीं होती हैं। इस वजह से क्या होगा, यूट्रस अपना काम नहीं करेगा। या तो क्या हो रहा है उसमें, उस स्थिति में क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या बन रहा है, कम बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की कमी के कारण। ठीक है, और या फिर क्या है, दूसरा ये है कि गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में ऑक्सीटोसिन के प्रति असंवेदनशीलता। ये दो जो कार्य हैं, इन दो कार्यों की वजह से क्या होता है कि यूट्राइन इनर्शिया की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, इन दो कार्यों की वजह से यूट्राइन इनर्शिया है वो हो सकता है, या तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी, या गर्भाशय की मांसपेशियों में ऑक्सीटोसिन के प्रति असंवेदनशीलता की वजह से गर्भाशय अपना कार्य, इसकी मांसपेशियां अपना कार्य नहीं कर पाएंगी, और काम नहीं होगा तो फीटस क्या होगा, वहीं गर्भाशय में ही रहेगा, प्रसव की क्रिया नहीं होगी। यद्यपि क्या है, जो जनन नाल है वो बिल्कुल खुली हुई है, सर्विक्स खुली हुई है, और फीटस जो है वो संकुचन नहीं होने की वजह से क्या है, बाहर नहीं आ पा रहा है। जनन नाल क्या है, खुला है, रास्ता एकदम सही है, लेकिन कर्मांकुंचन नहीं होने की वजह से क्या होता है, संकुचन, गर्भाशय में संकुचन नहीं होने की वजह से फीटस बाहर नहीं आ पाता है। ये क्या स्थिति क्या कहलाती है, यूट्राइन इनर्शिया, और ये इस प्रकार की स्थिति कहलाती है प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया। जो मुख्यतः ये इसी प्रकार का होता है, प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया। एक स्थिति और होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया, यानी द्वितीय कारकों की वजह से सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया। इस स्थिति में क्या है कि ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो रहा है, गर्भाशय की मांसपेशियां भी संकुचन कर रही हैं, लेकिन डिस्टोकिया था, मान लो किसी कारणवश डिस्टोकिया होने की वजह से ये फीटस बाहर नहीं आ पाया। इसकी कोई पैर मुड़ा हुआ था, गर्दन मुड़ी हुई थी, ठीक है, इस वजह से ये मान लो पैर मुड़ा हुआ था, इस वजह से गर्भाशय की मांसपेशियों में तो लगातार संकुचन हो रहे हैं, लेकिन ये फीटस बाहर नहीं आया। जनन नाल का रास्ता भी पूरा खुला हुआ है, ठीक है, पूरा चौड़ा है, सर्विक्स खुली हुई है, लेकिन गर्भाशय भी संकुचन कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि फीटस की असामान्य स्थिति थी, उस वजह से बाहर नहीं आया। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसकी मांसपेशियां काम करते करते, संकुचन करते करते क्या होती हैं, थक जाएंगी, और थकने के फलस्वरूप क्या होगा, इसकी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, इनर्ट हो जाएगी। इस प्रकार के इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया। इस प्रकार की इनर्शिया को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी यूट्राइन, यानी द्वितीय कारकों की वजह से यूट्रस की मांसपेशियों में असंवेदनशीलता। द्वितीय कारक क्या हो सकते हैं, डिस्टोकिया के जो द्वितीय कारक होते हैं, मान लो फीटस की असामान्य स्थिति के कारण से
गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहे थे पहले तो लगातार, लेकिन बाद में वो मांसपेशियां थक गई, थकने की वजह से बाद में ऑक्सीटोसिन के प्रति उनकी संवेदनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया होता है। मुख्यतः प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया या यूट्राइन इनर्शिया को कहें हम तो वो ये स्थिति है कि ऑक्सीटोसिन की कमी या गर्भाशय की मांसपेशियों में असंवेदनशीलता के कारण से गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है और फीटस सही है, सामान्य स्थिति है और उसका जनन नाल का रास्ता भी खुला हुआ है, लेकिन फीटस जो है संकुचन नहीं होने की वजह से क्या होगा, बाहर नहीं आ पाएगा। ये तो होगी प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया। सेकेंडरी में क्या हो रहा था कि भाई पहले संकुचन चल रहे थे लेकिन फीटस की असामान्य स्थिति थी, असामान्य स्थिति की वजह से संकुचन होते रहे फीटस बाहर नहीं आया और बाद में काम करते करते मांसपेशियां जो वो थकने लग जाती है। भाई अपन जैसे मान लो लंबी से दूरी तक दौड़ लगाने लग जाएंगे, फिर क्या होगा, पैर दुखने लग जाएंगे ना, ऐसे ही ये मांसपेशियां भी क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। और अब क्या होते हैं, कितना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा हो लेकिन ये थकने की वजह से उनमें संकुचन नहीं हो पाएंगे और इस प्रकार का यूट्राइन इनर्शिया कैसा कहलाता है, सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया। ठीक है, अब इसका क्या इलाज करोगे आप। सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया है, उसमें तो मांसपेशियां थक गई हैं तो थकने वालों को तो आराम देना है, उसकी स्थिति को सही करना है, खींच के बाहर निकाल लेंगे, पर वो तो अलग स्थिति है। अगर जो प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया है ये सामान्यतः क्या होता है, बहुत अधिक जो बीच में पाया जाता है, कुतिया के अंदर ये बहुत अधिक स्थिति ये ज्यादा पाई जाती है और इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो सकता है कम रिलीज हो रहा हो तो ऑक्सीटोसिन का हम इंजेक्शन जो है वो लगा देते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और संकुचन होंगे और फीटस एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो या तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं या जो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक, कौन सा आयन आवश्यक होता है, कौन सा है, कैल्शियम आयन। तो इसके लिए हम जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसके इंजेक्शन हम उसको देते हैं, उससे क्या होगा, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी जो प्रॉपर कैल्शियम आयन नहीं मिलने की वजह से भी मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाएगा और उस वजह से भी यूट्राइन इनर्शिया की स्थिति हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हम अपना के देख सकते हैं, या तो ऑक्सीटोसिन दे देंगे या मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो रहा उसके लिए हम क्या देते हैं, कैल्शियम आयन का इंजेक्शन जो है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, उनके इंजेक्शन हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। इन दोनों स्थितियों में ही संकुचन बढ़ जाएंगे और इनर्शिया की स्थिति क्या हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिस्टोकिया की हमने स्थिति पढ़ी जिसमें फीटस की वजह से उसके असामान्य स्थिति के कारण से हमने देखा कि, और या फिर हमने देखा कि भाई माँ की तरफ से भी बलों में कमी हो रही है, यूट्रस के बल नहीं हो रहे हैं, उसके संकुचन नहीं हो पा रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, यूट्राइन इनर्शिया। तो उसको हम किस प्रकार से ठीक करेंगे उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और स्थितियाँ जैसे यूट्राइन टॉर्सन है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा और जो असामान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।